नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। लगातार अलग अलग रैंकिंग में भारत पिछड़ता जा रहा है और अब यह हुआ है कि ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया था उसका असर ऐसा हुआ है कि व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। निर्यात एकदम कम हो गया है और आयात बढ़ता जा रहा है। खैर, इस पर बातचीत करने के लिए चलते हैं सीधा सर के साथ। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये टैरिफ का असर अब ये हो गया है कि निर्यात एकदम ठप हो गया है, आयात चीजें मंगाई जा रही हैं। अब इसमें अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियां क्या किस कदर हैं, पब्लिक को थोड़ा इस मामले को समझाने की कोशिश करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं हमेशा ये माहौल बनाते हैं, हमेशा उनके जो ट्रॉल्स हैं, उनका जो आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया है वो मिलकर माहौल बनाता है कि देश का विकास हो रहा है। मोदी जी जब से आए हैं न्यू इंडिया बन गया है, देश का विकास हो रहा है, सब हो रहा है। मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण दूं न्यू इंडिया के और उसके बाद मैं आता हूं आयात निर्यात और इकोनॉमिक पॉलिसी और ट्रंप के टैरिफ पर और बाकी सब पे। आपके यहां दिल्ली में एक घटना हुई जिसको आतंकवादी घटना कहने में आपको 4-5 दिन लग गया। अभी बहुत सारी चीजें और आ रही हैं, उस पर हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे जी। उस सारी घटना को लेने के बाद पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई हमारे नरेंद्र मोदी जी की। पहले क्या होता था, जरा सी कोई घटना होती थी और तुरंत नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाने लगते थे। वहीं पाकिस्तान में हमला हुआ इस्लामाबाद में और उसके तुरंत बाद कह दिया गया कि इसमें भारत का हाथ था। साफ साफ कह दिया गया कि भारत का हाथ था जी। ये कहां से पैदा हुआ है? ये ट्रंप के डर से पैदा हुआ है। ये पूरा ट्रंप के डर से पैदा हुआ है और अपने ही बयान में फंस गए हैं। पिछली बार इन्होंने स्टाइल मारी थी कि कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हाँ। और हर चौथे दिन कहा जाता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है। अब अगर इसको पाकिस्तान का कह देंगे तो ये एक्ट ऑफ वार मानना पड़ेगा। हाँ। और एक्ट ऑफ वार का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करना पड़ेगा। वो हिम्मत अब इनके पास है नहीं, क्योंकि ट्रंप पहले ही हड़का चुका है। 50 बार ट्रंप कह चुका है कि हमने टैरिफ का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान में समझौता करवाया। तो अब इनकी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम लेने का, सब खामोश बैठे हुए हैं। और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अभी खबर आई है कि कुछ बेसिक उत्पाद जो कृषि उत्पाद वगैरह होते हैं उनसे टैरिफ हटाया भी है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है और इनके सीने पर घुटना रख के बैठा हुआ है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे तब तक हम टैरिफ नहीं हटाएंगे। और ट्रंप का टैरिफ इकलौती चीज नहीं है, उसके पहले भी इकोनॉमी कोई बड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे 2014 में, तो डायलॉग मारते थे कि रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, प्रधानमंत्री का अखलाक गिरता है। ये नरेंद्र मोदी जी का डायलॉग है, वायरल वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा जी। और जब से मोदी जी आए हैं, मुझे याद है कांग्रेस के टाइम में डॉलर के मुकाबले रुपया 64 के आसपास था और पाउंड के मुकाबले भी मेरे ख्याल से यही 70-72 के आसपास था। मैं यूरोप गया था अभी, और भाई साहब यूरोप में जब रुपए से भुगतान करना होता है ना, जब वहां पाउंड में या फिर नॉर्वे वगैरह में क्रोनर चलता है या फिर बाकी यूरोप में आपका यूरो चलता है, जब उसमें भुगतान करना पड़ता है ना, प्राण निकल जाते हैं। तो पता चलता है सही 107-108 रुपए का जो है 1 यूरो है। हाँ। डेनमार्क जैसे देश में जाएंगे, पहले 8-9 रुपए का होता था उनका क्रोनर, अब 12 रुपए से ऊपर का क्रोनर हो गया है। ये कंडीशन है। और एशिया की अगर बात करें, चलिए यूरोप को छोड़ देते हैं, अगर एशिया की बात करें तो भारत की जो करेंसी है वो सबसे खराब जिन करेंसीज ने अपना प्रदर्शन किया है उसमें दूसरे नंबर पे है, टॉप पे है बिल्कुल। हाँ। जबकि एशिया में एक से एक गरीब देश हैं, एशिया में एक से एक देशों का बुरा हाल। छोड़िए नेपाल की करेंसी से अपनी तुलना कीजिए, अफगानिस्तान की करेंसी से आप तुलना कर लीजिए। अफगानिस्तान जैसे देश की करेंसी हमसे बेटर है। 1 रुपए 30 पैसे के आसपास अफगानिस्तान की करेंसी है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी क्या हालत है। तो इंडेक्स में क्या होगा? अच्छा, प्रेस फ्रीडम वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितनी प्रेस फ्रीडम है वो हमको आपको अच्छी तरह से पता है। कितने पत्रकार जेलों में हैं, दिल्ली के पत्रकार तो फिर भी थोड़ा बच जाते हैं। जो छोटे इलाकों में पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी हालत क्या है? कोई नेता मार देता है, कोई पुलिस वाला मार देता है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है, वर्षों वर्षों परेशान रहते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये सब बातें सामने नहीं आती हैं।
अब आपने बात की आयात और निर्यात की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। इंपोर्ट मतलब हम अपनी जरूरत की चीजें जो मंगाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, और दुनिया हमसे जो खरीदती है उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्जिम इसको मिलाकर कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का सामान बेचा और 120 रुपए का सामान खरीदा, तो 20 रुपए का हमको घाटा हुआ, क्योंकि विदेशी मुद्रा में भुगतान किया और विदेशी मुद्रा आई नहीं हमारे पास। मोदी जी की सरकार में लगातार हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता चला गया है, यानी बाहर से हम चीजें लगातार मंगा रहे हैं। यहां बैठ के स्वदेशी और क्या क्या ज्ञान देते रहते हैं, मेक इन इंडिया वगैरह ज्ञान देते रहते हैं। एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है, यानी दुनिया का हमारे सामान में इंटरेस्ट लगातार कम हुआ है। दुनिया हमसे माल नहीं खरीद रही है, जबकि हमारा माल सस्ता होगा, क्योंकि रुपया जो हमारा है वो डाउन हो गया है। तो अगर आप देखें तो हमारा माल सस्ता है, लेकिन दुनिया हमसे माल नहीं खरीद रही है। अगर अमेरिका की बात करें तो अक्टूबर में जो अमेरिका को भारत निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि इसके ऊपर असर पड़ा है टैरिफ का, ज्यादा, वो जो है 6.9 अरब डॉलर से घट के 6.3 अरब डॉलर हो गया। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 3-4 महीनों में यह डिफरेंस अगर आया है तो इसका मतलब यह है कि आगे और डिफरेंस होना है जी। अब अगर आप देखें तो हमारा जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट हमारी जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे है। 1947 के बाद से कभी इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं रहा जितना अभी है। निर्यात में 11.8% की गिरावट आई है, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट, दुनिया को हम जो माल बेचते थे वो 11.8% कम हो गया है। अब आंकड़ों में बहुत देर तक आप खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि हम किसी नए तरह की चीज बना ही नहीं रहे हैं। आप इनोवेटिव नहीं है जी। हमारे यहां कोई इस तरह का साइंस का और उसका, अरे भाई जब आईआईटी में बैठ के आप ये रिसर्च करेंगे कि गाय के गोबर से और गाय के पेशाब से कौन सा रोग ठीक होता है, वो कितने फायदेमंद हैं, तो दुनिया तो गाय का गोबर और गाय का पेशाब आपसे नहीं खरीदेगी ना। दुनिया तो अपने काम की चीज खरीदेगी। इन चीजों का तो सारी दुनिया मजाक उड़ता है, और इस पर लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं हमारे यहां रिसर्च पे। नया इनोवेशन कुछ हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है? देश के अंदर जितना कुछ है और जितना फायदा हो सकता है सब अडानी और अंबानी को दे दो। ये काम हो रहा है, ये काम जबरदस्त हो रहा है। मेड इन इंडिया क्या है जिसको लेके, मेड इन इंडिया की जगह जो मेक इन इंडिया लेकर आए वो क्या है? मेड इन इंडिया मतलब जो यहीं से बने और यहीं से बिके। मेक इन इंडिया का मतलब बाहर से खरीदो। क्या खरीदो? बाहर से एक एक पार्ट खरीद लो और यहां पे केवल उसको कस दो। जी। मतलब क्या हुआ कि आप कहिए मैं मोबाइल बनाता हूं, आप केस कहीं से खरीद लीजिए, अंदर का सॉफ्टवेयर कहीं से खरीद लीजिए, बाकी सब कहीं से खरीद लीजिए और यहां बैठ के उसको कस दीजिए और फिर आप कहिए कि मैं मोबाइल बनाता हूं। ये बड़ा मजेदार एग्जांपल देता हूं, फिर अगला सवाल लीजिए। एग्जांपल ये है कि आपके यहां जो एनपीके की खाद बन रही है, जो खाद की बोरी आ रही है, जरा उस बोरी को गौर से देखिएगा। उस बोरी पर चाइना का बना हुआ लिखा हुआ है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और समृद्ध भारत लिखा हुआ है नीचे। यानी खाद तक तो आप चाइना से मंगवा रहे हैं और उसके बाद समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं। मतलब साफ छलावा, सीधा लोगों को बेवकूफ बनाना। मोदी जी का फोटो और लग जाए तो मामला कंप्लीट हो जाएगा। हालत यह है कि सिगरेट का जो लाइटर 10 रुपए का आता है, 15 रुपए का आता है, वो भी भारत में नहीं बनता है, वो भी बाहर से आता है। जो ये एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर अनाज है, फल है, दूध है और इस तरह की चीजें हैं। ऐसी कोई चीज हम नहीं बना रहे। देखिए चाइना अमेरिका के सामने क्यों नहीं झुक रहा है? अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की, इसने डबल टैरिफ लगा दिया। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर तमाम ऐसी चीजें चाइना बनाता है जिसके बिना अमेरिका की कंपनियों का काम नहीं चलेगा। आप ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाते हैं, आपसे नहीं खरीदेगा, कहीं और से खरीद लेगा। दुनिया में आसानी से उपलब्ध है। गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, केला खरीदना है, फ्रूट खरीदना है, दुनिया भर में कहीं से अवेलेबल है। यहां से नहीं खरीदेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे। आपकी दुकान पर आदमी तभी आएगा जब आपके यहां कोई ऐसी खास चीज मिलेगी जिसके बिना उसका काम न चले। बिल्कुल। बाकी मूलभूत चीजें तो सब चाइना और बड़े बाजार दे ही बिल्कुल हर जगह से उपलब्ध है। अब कृषि के उत्पाद की भी जरूरत नहीं है, हर जगह गेहूं। अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब देखिए, अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो अक्टूबर महीने में हमारा जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो 41.68 अरब डॉलर है। अब अगर इसको तुलना आप करेंगे सितंबर से, तो सितंबर में केवल 32.15 डॉलर था।
यानी एक महीने के अंदर हमारा जो घाटा है वो 10 अरब डॉलर से भी अधिक बढ़ गया है। इसका असर क्या होता है? पहले ही रोजगार नहीं है और रोजगार पैदा नहीं होंगे। जब निर्यात नहीं हो रहा है, जब निर्यात कम हो रहा है, तो जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट मटेरियल बनाती हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। और काम करना बंद करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? मजदूर को बाहर करेंगे, इंजीनियर को बाहर करेंगे। तो लगातार कई क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जनता को तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बस, और अब्दुल की जान सांसत में है, अब्दुल मुसीबत में है, इसी में जनता खुश है। ये नहीं समझ पा रही है कि अब्दुल तो फिर भी टेक्निकल काम करके, कुछ भी करके अपना काम चला ले रहा है। जो पंडित जी लोग हैं, जो ठाकुर साहब लोग हैं, जिनके हाथ नहीं चलेंगे, जिनको काम करना नहीं सिखाया गया है, जो ना खेती कर सकते हैं ना मजदूरी कर सकते हैं, जिनको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, 12वीं और बीए और एमए करके किसी कंपनी में क्लर्क हो जाना चाहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं, उनकी नौकरियां असल में खत्म हो रही हैं। लेकिन नहीं साहब, बस धर्म का नशा है, मस्त हैं, देश गर्त में जा रहा है और वहां आके चिल्ला रहे हैं कि पहले अमेरिका कहता था कौन हो तुम, अब हम कहते हैं कौन है तू। और कुछ नहीं, कुछ मत कीजिए। इनमें से किसी अमेरिका, यूरोप का एक बार वीजा लगवाने की कोशिश कर लीजिए। जिसको देश से ज्यादा मोहब्बत है वो देश छोड़ कर ना जाए। वो सिर्फ घूमने के लिहाज से, एक बार सिर्फ घूमने के लिहाज से, मैं देश छोड़ के जाने की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं खुद कभी जिंदगी में देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन घूमने के लिए एक बार जिनको मोदी जी से बहुत मोहब्बत है, जिनको लगता है मोदी जी ने दुनिया में भारत को डंका बजा दिया है, भारत को टॉप पे पहुंचा दिया है, भारत का पासपोर्ट लेके जाने पर। अर्नब गोस्वामी कह रहे थे कि जब मैं हीथ्रो से लौट के दिल्ली एयरपोर्ट पे या बॉम्बे एयरपोर्ट पे आता हूं तो मुझे लगता है कि डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन पे आ गया। अरे हीथ्रो से बाहर निकलते हो कि नहीं? एयरपोर्ट बड़ा सुंदर है, दिल्ली का मैं भी मानता हूं एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन हीथ्रो से बाहर निकलते हो, जो ही मैं भी गया हूं लंदन, जी। बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, जब लंदन की सड़कों पे घूमते हो तब दिल्ली से तुलना नहीं करते हो। तब भी जरा एक बार दिल्ली से तुलना करके बताओ कि डेवलपिंग कौन है और डेवलप्ड कौन है। खैर, मैं कह रहा था कि अगर आपको जानना है कि मोदी जी का वीजा, मोदी जी के टाइम में हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो कितना मजबूत हो गया है, तो यूरोप या अमेरिका के किसी देश का, चाहे वो इंग्लैंड का, चाहे शेंगन, चाहे अमेरिका का, चाहे कनाडा का, एक वीजा एप्लीकेशन लगा के देख लो। अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत के पासपोर्ट की क्या हैसियत है। और अगर वीजा मिल गया तो जरा लेके जाओ, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर तुमसे बात करता है जरा उसका लहजा देखो, उसका लहजा देखो दूसरे देशों से और भारत के लोगों से, और फिर तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि वीजा की इज्जत कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। आयात निर्यात का ये पूरा माजरा तो आप समझ ही गए होंगे। वीजा की भी बात, वैसे वीजा रैंकिंग में भारत जो है 85वें स्थान पर है, 85 इस स्थान पर है। अभी आगे चलते हैं सर, छोटा सा ये वीजा का आपको बताऊं कि मेरी उम्र का आदमी भी अगर जाता है तो भी जो वीजा ऑफिसर वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसका जो सवाल होता है, पहला सवाल कि रिटर्न टिकट है कि नहीं। अच्छा, उसका डर ये होता है कि कहीं ये जाए ही नहीं, वहीं पे बस नहीं जाए। आप सोचो हम लोग की क्या इमेज बनी है जी। और इस पर हमारे चैनल द्वारा एक रिपोर्ट भी की गई थी। सर, आ जाते हैं जेफरी एपस्टाइन की फाइल पर, और छोटा सा इसमें आया है मामला कि जो 19 सितंबर 2014 को ये मेल जो है वो वायरल हुआ था और उसमें हरदीप पुरी का नाम आया था। द हिंदू की रिपोर्ट छपी है। अब भाजपा कह रही है कि फर्जी दावा है और कांग्रेस की चाल है बेतरतीब ढंग से प्रस्तुत करने का। हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया था, काफी दर्शकों ने उसको देखा। अब बड़ी मीडिया की भी हिम्मत नहीं कि उसको करें। तो अभी ये भाजपा का जो बयान है, इस पर कैसे देख रहे हैं इसको? तो और क्या भाजपा बयान देगी कि गर्ल्स के मामले में एप्स्टीन का नाम आया है? और क्या जवाब पार्टी? भाई, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि वो एक मेल है। गर्ल्स से वो लाइन शुरू होती है जी, और उसमें सऊदी के और कहां के लीडर्स का नाम आता है और हरदीप पुरी का नाम आता है इंडिया से। और वो भारत सरकार मोदी जी के हाथ में आने से बाद का भी है वो मेल। तो बताएं क्लियरली कि भैया किस बात में हरदीप पुरी साहब का मेल आया था, गर्ल्स और हरदीप पुरी का क्या रिलेशन था, वो बताएं। जेफरी एपस्टीन के मेल में हरदीप पुरी का नाम क्यों आया था, ये बता दें। लेकिन अभी उसे फर्जी और ये भी मैं पूछ रहा हूं कि हरदीप पुरी की ऐसी क्या खासियत है कि उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी गई है। ये भी सवाल है मेरा जी। बिल्कुल, सवाल तो है ये कि आखिर में जो मेल है ये उन्हें क्यों किया गया, और उनका नाम है, उसमें बाकायदा नाम है। द हिंदू की भी रिपोर्ट में ये चीज आई है सामने। लेकिन अब खारिज करना, जैसे ट्रम्प, रिपोर्ट का मामला नहीं है, वो लेटर पब्लिक है। लेटर पब्लिक हम दिखा चुके हैं, उस लेटर को बाकायदा दिखा चुके हैं जी। चलिए सर, अंत में हम वही दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल थोड़े के हट करके हैं, हमारे आज के जो मुद्दे थे उनसे थोड़े से हट के हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं, दर्शक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीडी ओलाकिया ने पूछा है कि अशोक पांडे सर,
आगे और अंधेरा होगा या लोकतंत्र में उजाले की उम्मीद है? लोग तो सिर्फ धर्म, जात पात और पूंजीपतियों के खेलने का औजार बन के रह जाएगा क्या? उलाकिया साहब को नमस्कार। और उलाकिया साहब, ये चिंता आपकी जितनी है उतनी ही चिंता हमारी भी है, इसीलिए शायद आप हमारा चैनल देखते हैं और इसीलिए शायद विवेक ने आपका सवाल उठाया है। ये चिंता हमारी भी है। दुनिया भर में इस तरह का माहौल चल रहा है, डेमोक्रेसी डेंजर में है, राइट विंग लगातार मजबूत हो रहा है, दुनिया भर में है। लेकिन दुनिया का इतिहास गुरु यही बताता है कि जब अंधेरा ज्यादा हो जाता है तो सूरज बहुत तेजी के साथ निकलता है। लगे रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अंधेरा बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आप और हम मिलकर रोशनी जरूर लेकर आएंगे। बिल्कुल। छोटा सा सवाल है सुरेश सावंत का। सर, महाराष्ट्र से इनका सवाल आया है। आरएसएस के हमारे वीडियो पर उन्होंने सवाल किया है कि प्रकाश अंबेडकर जी के पुत्र सुजात अंबेडकर, जो छत्रपति संभाजी महाराज नगर में, खासकर उसका नाम बदला गया, आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने इसका बड़ा आंदोलन हुआ, और उनका कहना है कि अभी तक के इतिहास में आरएसएस के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन क्या संकेत? उनके पुत्र नहीं, उनके पौत्र हैं वो, जिन्होंने जी। प्रकाश अंबेडकर जी हैं जी। वो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है जी। और सावंत साहब, ये निश्चित रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण ये खबर थी। हमने उसको कोट भी किया था कि आरएसएस के दफ्तर पर पहली बार जो है वो प्रदर्शन हुआ है। मुझे लगता है भविष्य में ऐसे प्रदर्शन और होने चाहिए और आरएसएस से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो और करोड़ों रुपए देकर अमेरिका में अपने लिए फॉर्म रखते हो जो आपकी वकालत कर सके, जो आपकी इमेज बिल्डिंग कर सके। ये क्या खेल है? आरएसएस से आज़ादी की लड़ाई के सवाल तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वर्तमान में भी उसकी हरकतों के सवाल पूछे जाएं। प्रकाश अंबेडकर जी को मैं सलाम पेश करता हूं और उन मेहनती अंबेडकरी कार्यकर्ताओं को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आरएसएस के कार्यालय के सामने, मुख्य कार्यालय जो उनका रेशम बाग पर है, उसके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे और प्रदर्शन होंगे। सावंत साहब, उलकिया साहब और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, जाहिर है हम सारे कमेंट्स नहीं ले सकते, लेकिन कभी ऐसा करेंगे कि आमने सामने प्रोग्राम हम बैठ के लाइव करेंगे और उस समय जितने सवाल आएंगे आप सब लोगों का जवाब। तो बहुत शुक्रिया सावंत जी और उलकिया साहब, और साथ में हमारे उन दर्शकों का भी जो हमें लगातार प्रोत्साहित करते हैं, वीडियोस देखते हैं। आप अपने कमेंट के साथ साथ वीडियो, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो बनाने का कुछ फायदा है। आपके दिमाग में कम से कम सवाल उपज रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। देखते रहिए, इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे। आपका खास कार्यक्रम आमने सामने, लोगों को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जल्द ही हमें 10 लाख तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा चैनल अभी 7 लाख के नजदीक है। जितनी आपकी संख्या बढ़ेगी उतना हमारे लिए भी सही रहेगा और आपके लिए भी लगातार ये संख्या बढ़ती रहेगी, हिम्मत मिलेगी हमें। जी, धन्यवाद। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।